हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है फॉर फ्यूचर यूज़। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि कंट्रोलेबल है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कन्वीनियंट है, मतलब हमारे काम को भी ईजी बनाता है। हमारे घर में, ऑफिस में, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। हर चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है हमें कहीं ना कहीं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ को इजी बना रहा है। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं, बल्ब, वायर्स, ये सब होते हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग को बनाते वक्त हम एक मैप तैयार करते हैं, उस मैप में अगर हम सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ करने लगे तो क्या होगा? मैप बहुत ही बड़ा बनेगा और बहुत ही खिचपिच सी हो जाएगी, उसमें बहुत ही हौच पौच हो जाएगा वहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे हम मैथ्स में, अब बाकी चीज़ों में सिंबल्स यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स यूज़ करते हैं, सो डैट हमें ईजी रहे अगर हम किसी चीज़ का मैप बना रहे हैं कि हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई देंगे, तो उसके बारे में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए सिंबल्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना आपको, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उसके सिंबल हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक सेल दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है? दो एंड्स है ना, तो उसमें एक पॉजिटिव एंड है और दूसरा नेगेटिव। जो लॉन्गर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ऐसी इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल बच्चा जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो है जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब जब बल्ब नहीं जल रहा है। अगर बल्ब जलेगा तो उसकी चारों तरफ लाइट्स बनती हुई दिखाई देंगी, वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। स्विच अगर ऑफ है तो आप देखेंगे दोनों एंड्स टच नहीं हुए हैं। स्विच अगर ऑन है तो दोनों एंड्स टच हो गए हैं। बैटरी में देखिए क्या हो रहा है, कई सारी सेल्स अरेंज हो रही हैं। तो जब सेल्स अरेंज होंगी तो क्या होगा? बैटरी बन जाएगी, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड जुड़ जाएगा। वायर, वायर के लिए सिंबल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद देखिए, अगर वायर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं बट कनेक्ट नहीं हो रही हैं, तो उसका सिंबल दिया हुआ है। अगर वायर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है तो उसका सिंबल देखिए बना हुआ है। और एक है रेजिस्टेंस। बच्चे रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस करंट को फ्लो होने से रोक देता है। जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने वाले चीज़ को क्या, उसके रोकने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस। तो अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है तो उसके लिए हम ऐसे जिगजैग सी लाइन बनाएंगे। तो ये थे आपके कुछ कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल और उनके सिंबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है बच्चे, पहले ये समझ लेते हैं। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब हमने उनके सिंबल्स को अरेंज किया हुआ है। ऐसे डायग्राम को सर्किट डायग्राम कहा जाता है। तो अभी हम थोड़े सिंपल सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड सर्किट। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए लाइन लिखी हुई है, इसमें पहले एक बैटरी है जो कि दो सेल से बनी हुई है। ध्यान से देखिए, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो इसका मतलब दो सेल की बैटरी है ये। एक बल्ब दिया हुआ है, एक क्लोज्ड स्विच है। क्लोज्ड स्विच कहने का मतलब क्या है? वो स्विच के दोनों एंड्स मिले हुए हैं, जो वो दिखाई दे रहा है डॉट सा, इसका मतलब सर्किट जो है वो क्लोज है।
अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है घूमते हुए करंट और नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा, तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब बल्ब को प्रॉपर लाइट मिलेगी तो वो ग्लो करेगा, उसके चारों तरफ लाइट्स हो जाएंगी, तो ये शो कर रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये सर्किट डायग्राम में भी एक बैटरी है जो 2 सेल से बनी हुई है, बल्ब है यहाँ पर भी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे स्विच ओपन है, आपको वो बीच में डॉट नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब कि स्विच ओपन होने का मतलब है यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये सर्किट डायग्राम क्या हो गया है, इनकम्प्लीट या ओपन बोल सकते हैं आप इसे, और अब इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है। अब रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी बैटरी है, स्विच है, ओपन है, ये इस साथ साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। आप देखेंगे एक जिगजैग लाइन है, वो क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्विच ओपन रहेगा तो क्या होगा, जितना भी करंट जा रहा था वो डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा और डिवाइस ग्लो या वर्क नहीं करेगी। तो सर्किट अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होगा। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी की। तो हम सबको पता है हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक सेल एक कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट की। कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया बैटरी क्या है, कई सारी सेल्स मिलेंगी तो बैटरी बनती है, और एक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक सेल यूज़ हो रही है, जैसे टीवी का रिमोट, घड़ी के सेल, टॉर्च, इन सब में इलेक्ट्रिक सेल यूज़ हो रही है। लेकिन कुछ अप्लाइंसेस ऐसे भी हैं जिन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो एक से ज़्यादा सेल यूज़ करेंगे। तो जो एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं या जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल होती है उसको फिर हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो अब बैटरी को अगर हमें लगाना है कहीं पे, अरेंज करना है, बैटरी बनानी है, तो सेल्स को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक है सीरीज में और एक है पैरेलली। देखिए जैसे पहला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर की लाइन के नीचे, यहाँ पर सेल्स जो हैं वो सीरीज में अरेंज हैं। तो सीरीज में कैसे होगा वो देखिए, एक एंड जो है आपका नेगेटिव है ब्लैक वाला, और जो रेड एंड है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो जब ऐसे अरेंजमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, तो उसको बोला जाता है सीरीज में अरेंजमेंट हुई है। जैसे कि हमारे टीवी रिमोट्स में हम इसी तरीके से करते हैं ना, दोनों सेल को जो हम करते हैं, एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है। एक आती है स्टोरेज सेल्स। स्टोरेज सेल्स क्या होती हैं, तो जो हमारी कार में या फिर बस में या ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में, इन्वर्टर्स में जो बैटरीज लगाई जाती हैं या जो सेल्स लगाई जाती हैं उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। सुना है ना आप लोगों ने कि उसकी पावर ख़त्म हो गई है तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, इसीलिए हम उसको स्टोरेज सेल्स कहते हैं। लेकिन जो हम बाकी जगह जैसे टीवी के रिमोट में, घड़ी में, ये सब में जो हम सेल यूज़ करते हैं, अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो हम इसको दोबारा से बना नहीं सकते हैं और ना ही हम दोबारा से इसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसको ऑर्डिनरी सेल्स कहते हैं। तो 2 टाइप की सेल्स हुई, स्टोरेज सेल्स और ऑर्डिनरी सेल्स। स्टोरेज सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं बट ऑर्डिनरी सेल्स को रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, रिचार्ज करने के लिए स्टोरेज सेल्स का मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है। तो आई होप आप सबको ये समझ में। तो अब देखिए बैटरीज यहाँ पर पैरेलली अरेंज है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस आपको साफ पता चल रहा होगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो जहाँ पर
पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ेगा, वहां पर पैरेलल अरेंजमेंट होगा। जबकि आपने सीरीज अरेंजमेंट में देखा था ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे अरेंजमेंट हो रहा था। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस। अब यहाँ पे हम सेल को कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो सेल होल्डर्स आते हैं, उसके थ्रू हम वायर्स लगा करके इनको जोड़ देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया था कि रेजिस्टेंस क्या है। वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू करंट के फ्लो को रोका जा रहा है। मान लीजिए मुझे एक वायर दी है, उसमें जितना करंट आ रहा है वो फ्लो हो रहा था, लेकिन हो सकता है मुझे उसको थोड़ा सा रोकने की नीड हो। तो वो रोकने के लिए उस मटेरियल में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट को रोका जा सकता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, करंट और रेजिस्टेंस। तो जैसे जो हमारे मेटल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो इसीलिए वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वहीं अगर हम रबड़, ग्लास, माइका इन सब की बात करें तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए इनको हम इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू क्या होता है, करंट का फ्लो रोका जा सकता है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स के बारे में। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ लिया, अब इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के मेनली 3 इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास, इसका मतलब है कि 8th में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 2 इफेक्ट्स पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट नाम बता रहा है कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट के जाने पर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट के जाने पर हीट हो जाएगा तो उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो अब हीट होगा कैसे, तो अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ऐसी फोर्स जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके जूते अगर आप बहुत तेज़ी से उनको स्किड करते हुए जा रहे हैं, या आप अपने हाथों को काफ़ी तेज़ी से रब करें अपने हथेलियों को, तो आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर भी गर्मी प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस हाई होता है जैसे निक्रोम की वायर होती है। ये निक्रोम वायर हमारी कई एलिमेंट्स में यूज़ की जाती है। एलिमेंट क्या होते हैं, तो ये वो मटेरियल होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हीटिंग अप्लायंसेस में लगाए जाते हैं सो डैट वो गर्म कर सके किसी भी चीज़ को। जब करंट जाएगा निक्रोम वायर में से तो निक्रोम वायर रेड हॉट हो जाएगी और हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अब देखिए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है किसी वायर में, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो ये कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना था। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। The higher the resistance, the greater is the heat. The lower the resistance, the lesser the heat. तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस। अब आता है सेकेंड पॉइंट, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है बच्चे कि कितना ज़्यादा करंट आ रहा है, कितना पावर दे रहे हैं। तो अगर हमने छोटा करंट दिया है तो वहाँ पर हीट कम आएगी, अगर हमने ज़्यादा करंट दिया है उसी वायर को तो क्या होगी, हीट ज़्यादा आएगी। तो कई बार आप लोगों ने देखा है ना, जो हमारे फ़ोन के चार्जर्स वगैरह होते हैं ये सब हीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी ज़्यादा मिला है और इसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा।
पहला मटेरियल के रेजिस्टेंस पे और दूसरा करंट के मैग्नीट्यूड पे। तो अभी हम आगे इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस का मतलब बच्चे होता है यूजेस। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या यूजेस हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारे यूजेस हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, ये वो अप्लायंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे हमें अपने कपड़े आयरन करने हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करेंगे हम। पानी गर्म करना है पीने के लिए या चाय कॉफ़ी बनानी है तो इलेक्ट्रिक केटल यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, ये सब हीट देते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सब सब्सटेंस को गर्म कर देते हैं। तो ये सब किस पे काम कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। इन सब में क्या कॉमन चीज़ होती है? तो इन सब में एक हीटिंग रेजिस्टेंस वायर होती है जो हीटिंग एलिमेंट बनता है। वो हीटिंग एलिमेंट किसका बनता है? निक्रोम वायर का बनता है। तो जैसे ही निक्रोम वायर के पास इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और गर्म होके हीट देना, प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो उसके आसपास का सब्सटेंस अपने आप क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इस वजह से निक्रोम वायर को यूज़ किया जाता है एज अ हीटिंग एलिमेंट अपने जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें। आप पिक्चर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में जो नीचे बेस में जहाँ से वो गर्म होता है वहाँ ये हीटिंग एलिमेंट होता है। और ये हीटिंग एलिमेंट क्या करता है? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाता है ये गर्म हो जाता है तो नीचे की सरफेस क्या हो जाती है? काफ़ी गर्म हो जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम। इसमें आपको बीच में आप ध्यान से देखोगे तो एक फिलामेंट टाइप में दिखाई दे रहा है। वो फिलामेंट के पास जैसे ही हीट पहुंचती है वो गर्म होता है और ये वाइट कलर की एनर्जी को निकालता है, वहाँ से ग्लो करता है। तो उसकी वजह से वो जो ग्लास, वो जो बल्ब का ऊपर का ग्लास है वो भी हीट हो जाता है और गर्म होकर के वो क्या करता है? वो भी एनर्जी आगे फैला रहा है। तो ये जो अंदर फिलामेंट है ये किसका बना हुआ है? ये फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी है कि जब उसको हीट मिलेगी तो वो गर्म होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो कि ग्लो भी करेगी और हीट भी देगी। तो अब जाहिर सी बात है बल्ब को जलाया जाता है ताकि हमें उससे लाइट मिले, लेकिन हमें तो इससे हीट भी मिल रही है। ये जिस टाइप का बल्ब मैंने यहाँ लगाया है इस बल्ब से हीट काफ़ी निकलती है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इन बल्ब्स को कम यूज़ करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये हमारी एनर्जी का लॉस करते हैं, वेस्टेज करते हैं एनर्जी का। तो ये था हमारा दो एप्लीकेशन जो एवरीडे लाइफ में होता है हमारी। एक है हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस जिसको कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है निक्रोम का बना हुआ। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है और ये लाइट देता है बट साथ में थोड़ी सी हीट भी देता है जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ। तो अब उस बल्ब से काफ़ी एनर्जी का वेस्टेज हो रहा था, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी। तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसका यूज़ करके? जो हमारी ट्यूब लाइट्स आती हैं वाइट वाली उनका यूज़ करके, या फिर जो CFL होते हैं उनका यूज़ करके, क्योंकि ये क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं इतनी जितनी लाइट देते हैं। तो ये हमारे लिए एक इसका बेनिफिट हुआ इन CFL का और ट्यूबलाइट्स का कि हमारी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है? थोड़े से एडवांटेजेस हैं। इनमें फिलामेंट नहीं होता है तो ये काफ़ी पावर एफिशिएंट माने जाते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका मेन काम होता है कि अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर सर्किट ओपन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो अगर इसने सर्किट को तोड़ दिया तो सर्किट बीच में से ओपन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा? वहीं रुक जाएगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे और फिर आग भी नहीं लगेगी। कई बार हमने देखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाती है तो उसको बचाने का काम ये
करता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसमें एक वायर होती है जो कि टिन और कॉपर से को मिक्स करके बनाई जाती है। टिन और कॉपर को मिक्स करके वो वायर बनाई जाती है, और उस वायर से होता क्या है, जैसे ही हाई करंट अगर आता है या काफ़ी ज़्यादा करंट, जितनी उसकी एबिलिटी कैपेसिटी नहीं थी उतना आता है, तो वो मेल्ट हो जाएगी और सर्किट वहाँ पर टूट जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और एक फ्यूज़ को हमेशा किस में, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, ये नहीं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, पैरेलल नहीं, सीरीज में अरेंज होता है। लेकिन क्या होता है, जब फ्यूज मेल्ट हो गया, मान लीजिए हाई करंट आया तो फ्यूज की वायर मेल्ट हो गई, तो अब वो फ्यूज तो खराब हो गया ना, हमें अब दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या, हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिव, आजकल MCBs आने लगी हैं। तो आप सबने देखा हुआ है ना, MCB आप सबके घरों में लगी हुई होती है। तो MCB क्या करती है, जैसे ही हाई करंट जाता है अपने आप टर्न ऑफ हो जाती है, नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो करंट का फ्लो था उस वायर के थ्रू गया हुआ वो वहीं पे कट हो जाएगा। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि किस अप्लायंस में दिक्कत थी, हम उसको हटाएंगे और अपने आप फिर MCB काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ हमें MCB को बदलना नहीं पड़ा, चेंज नहीं करना पड़ा। तो ये एक इसका एडवांटेज है। और फ्यूज़ इस बेसिस पे, इस चीज़ में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो इसीलिए फ्यूज़ की जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, आजकल MCB यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे जो फ्यूज़ होते हैं ये हमारे अप्लायंसेस के अंदर भी होते हैं। कोई भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसके अंदर, जैसे हमारे टीवीज़ वगैरह के अंदर भी फ्यूज़ होते हैं। तो ये अप्लायंसेस के अंदर होते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि अगर वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वो फ्यूज़ वहाँ से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और फिर अप्लायंस हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पिक्चर दिख रही होगी आपको MCB की भी और फ्यूज़ की। तो ये अलग अलग टाइप के फ्यूज़ हैं जो हमारे अलग अलग अप्लायंसेस में होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगर एक्सेसिव फ्लो हम बार बार बोल रहे हैं कि हो रहा है, तो एक्सेसिव फ्लो हो किसकी वजह से रहा है, तो मेनली दो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव फ्लो मतलब काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है। पहला है शॉर्ट सर्किटिंग और दूसरा है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग नाम बता रहा है कि किसी चीज़ के बीच में सर्किट हो रहा है, वो सर्किट जॉइन हो रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर हमारी जो वायर्स होती है ना, अगर आप लोगों ने कभी किसी वायर को देखा हो अंदर से, तो 3 वायर्स होती हैं उसमें अलग अलग। एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर होती है। तो वो जो वायर्स होती हैं, कई बार लाइव वायर जो होती है वो न्यूट्रल वायर से जब जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब वो जुड़ कैसे जाएंगी, अगर वायर हमने अच्छी क्वालिटी की नहीं ली है या हमारे घर में वायरिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो उस वजह से क्या होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, जिसकी वजह से उनके बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लगभग 0 हो जाएगा और बहुत सारा करंट जाने लगेगा। हमने पढ़ा था ना, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब बहुत सारा करंट जाएगा, और जब बहुत सारा करंट जाता है तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से कई बार आग भी लग जाती है। आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी ना, तो यहाँ पे न्यूट्रल है और फेज लिखा है। फेज कहने का मतलब है लाइव वायर, ठीक है। तो वो दोनों मिल रही है और क्या हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। तो जब हम एक ही सॉकेट से बहुत सारे अप्लायंसेस को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, लोड तो बढ़ जाएगा, उस अप्लायंस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस अब जुड़ गए तो क्या होगा, जब लोड बढ़ जाएगा तो वहाँ पर हीट होगा वो जो सॉकेट है, और उसकी वजह से वहाँ पर हीटिंग होगी प्रोड्यूस, जिसकी वजह से आग लगने का भी खतरा होता है और वो जो अप्लायंस है, जो सॉकेट है, वो भी खराब हो सकता है। पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना आपको, एक जो सेकेंड नंबर वाला आपका
सॉकेट में लगा हुआ है प्लग, वो ओवर हीट होकर के क्या हो रहा है, लोडिंग की वजह से हीट होकर के वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो जल रहा है। तो इसका मतलब कि ओवर लोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से कई बार इलेक्ट्रिकल फायर्स लग जाती हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो अपने फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।